Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 25th December 2021 and today's important nursing MCQs are: Question number 1. In a lady having 28 days regular menstrual cycle, what is the safe period for this lady? किसी एक लेडी को 28 डेज का रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसमें सेफ पीरियड क्या होगा? सेफ पीरियड का यहाँ पर मीनिंग है कि इस समय यदि इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेग्नेंट होने की संभावना नहीं रहती या कम से कम रहती है। ऑप्शन ए इनिशियल 28 डेज, शुरुआती 28 दिनों में। ऑप्शन बी लेटर 14 डेज। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड लास्ट 7 डेज। ऑप्शन डी फर्स्ट 7 डेज। सेफ पीरियड बताना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अगर किसी वुमेन में 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसके 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा और इस दौरान अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो कंसीव करने या प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस पीरियड में जो फर्स्ट और लास्ट 7 डेज हैं, इस दौरान इंटरकोर्स करना सबसे सेफ माना जाता है। इन दिनों में कंसीव होने की संभावना बहुत ही कम होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 2. When dissolving medicine, accidental needle stick injury happened, what is the first priority? हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान आप मेडिसिन को डिज़ोल्व कर रहे थे, अचानक मेडिसिन डिज़ोल्व करते समय आपको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो इस सिचुएशन में प्रायोरिटी क्या एक्शन होगा आपके द्वारा? ऑप्शन ए हैंड स्क्रब विथ सोप टिल 5 मिनट्स, आप साबुन के साथ 5 मिनट तक हाथों को साफ करेंगे। ऑप्शन बी हैंड वॉश विथ बीटाडीन, आप बीटाडीन से हाथ धोएंगे। इन्फॉर्म द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आप सबसे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करेंगे। या फिर स्क्वीज द पंचर फिंगर, हम जिस जगह पर निडल चुभी है उस जगह को स्क्वीज करेंगे, दबाएंगे। क्या प्रायोरिटी एक्शन होगा आपके द्वारा निडल स्टिक इंजरी के बाद? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जब भी अचानक कभी आपको या किसी भी हेल्थ पर्सोनल को निडल स्टिक इंजरी होती है तो उसे सबसे पहले अपने हैंड्स को या उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को कंटिन्यूअसली वॉश करना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स, when an incident happened, the first of all, wash the hand with soap and running water. Wash the hand with soap and running water. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि एंजाइटी के केस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। एंजाइटी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या इस्तेमाल करेंगे आप? द राइट आंसर इज एल्प्राजोलम एंड एटिजोलम। एल्प्राजोलम, एटिजोलम, ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में ली जाती हैं इन केस ऑफ एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर 4. अर्ली साइंस ऑफ रीनल कार्सिनोमा। रीनल कार्सिनोमा का अर्ली साइन आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए डिस्यूरिया, ऑप्शन बी फ्लैंक पेन,
ऑप्शन सी पायूरिया, ऑप्शन डी हिमेचूरिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर किसी क्लाइंट में रीनल कार्सिनोमा होता है, ट्यूमर बनता है, तो इस सिचुएशन में अर्ली साइन के रूप में हिमेचूरिया देखने को मिलेगा। हिमेचूरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस हिमेचूरिया के नाम से जानी जाती है। हिमेचूरिया इज अ क्लासिकल एंड अर्ली साइन ऑफ रीनल कार्सिनोमा। हिमेचूरिया रीनल कार्सिनोमा का क्लासिकल और अर्ली साइन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। A client with angina shows the nurse her nitroglycerin that she is carrying in plastic bag in her pocket. The nurse instructs the client that nitroglycerin should be kept. एक पेशेंट जिसे एंजाइना है, ये पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स को अपने साथ अपने पॉकेट में प्लास्टिक बैग में रखता है। इस बारे में जैसे ही आपको पता चलता है तो एज अ नर्स आप इसे क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? ऑप्शन ए, कीप द मेडिसिन इन रेफ्रिजरेटर in a cool moist place, in a dark container to shield from light, in a plastic bag where it is readily available. नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स को ये पेशेंट किस प्रकार से कैरी करे जो कि सही मेथड होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हम इस क्लाइंट को कहेंगे कि आप अपनी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स को, मेडिसिन को डार्क कलर के कंटेनर में रखें और इसे हमेशा लाइट से बचा के रखें। अगर आपकी ये मेडिसिन लाइट के कांटेक्ट में आती है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अनयूजफुल रहेगी। सो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। Nitroglycerin tablets should be used at home, should be stored in tightly packed container. हमेशा याद रखिएगा, जो भी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स हैं उसे एक टाइटली लॉक्ड कंटेनर में स्टोर करके रखना है। ये जो कंटेनर है ये ग्लास का हो तो और भी बेहतर है, और डार्क कलर का हो तो सबसे बढ़िया है। इसके अलावा इस कंटेनर में यदि नाइट्रोग्लिसरीन को 6 मंथ्स तक आपने रखा है तो इसके बाद इसे डिस्कार्ड कर देना है। सिंपली अगर हम इसको क्विकली रिवाइज करें तो इस तरह से समझिए, आपको यदि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट की आवश्यकता पड़ती है, आप एक हार्ट के पेशेंट हैं, तो आप हमेशा अपने साथ नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स को ग्लास से बने कंटेनर में रखें, इसे टाइटली क्लोज करके रखें, और ये जो कंटेनर है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ये डार्क कंटेनर होना चाहिए। इसे आपको लाइट से बचा कर रखना है, और इस कंटेनर में रखी मेडिसिन से यदि 6 मंथ्स तक यूज़ नहीं आती है तो फिर इसे आप डिस्कार्ड कर देंगे। 6 मंथ से ज़्यादा आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन जो है एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में यूज़ की जाने वाली मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है। ये एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है। इस ड्रग को देने के बाद पेशेंट में हाइपोटेंशन और हेडेक्स जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स को जनरली सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ द ड्यूडेनल हार्मोन। ड्यूडेनम एरिया से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कोलेसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रीन, ऑप्शन सी एसिड पेप्सिन, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। Which hormone is an example of duodenal hormone?
Correct answer is option A, cholecystokinin. Cholecystokinin is a duodenal hormone. Option A correct. क्वेश्चन नंबर 7, अगर किसी क्लाइंट की 7th क्रेनियल नर्व डैमेज होती है तो उसे ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आप क्या देंगे? 7th क्रेनियल नर्व के डैमेज होने पर बेल्स पैल्सी जैसी कंडीशन होती है और इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में किस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है? इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज प्रेडनिसोलोन। याद रखिएगा, प्रेडनिसोलोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेल्स पैल्सी। प्रेडनिसोलोन। Next question, an important nursing responsibility for a patient after invasive cardiovascular diagnostic study। अगर किसी क्लाइंट में इन्वेजिव कार्डियोवैस्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी परफॉर्म की गई है, कार्डियक कैथेटराइजेशन जैसे कोई प्रोसीजर किए गए हैं, तो इस प्रोसीजर के बाद इस क्लाइंट के लिए एज अ नर्स आपकी क्या सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑप्शन ए, डिस्चार्ज डिस्करेज फ्लूइड इनटेक एंड प्लेस द पेशेंट इन प्रॉन पोजीशन। इन्वेजिव कार्डियोवैस्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी के बाद हम पेशेंट से कहेंगे कि आप कम से कम फ्लूइड इनटेक करें और प्रॉन पोजीशन को मेंटेन करें। ऑप्शन बी, अप्लाई हीट टू द पंक्चर साइट एंड पैसिवली एक्सरसाइज द इन्वॉल्व्ड एक्सट्रीमिटी। हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप प्रेशर पंक्चर साइट पर हीट अप्लाई करें और पैसिव एक्सरसाइज करें जिस एक्सट्रीमिटी से पंचर किया गया है। ऑप्शन सी, लिमिट मोशन ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एंड असेस द पंक्चर साइट। हम जिस एक्सट्रीमिटी से, जिस भुजा से इस प्रोसेस को किया गया है उसमें कम से कम मूवमेंट करने के लिए कहेंगे और हम इस क्लाइंट की जो पंक्चर साइट है उसे लगातार असेस करते रहेंगे। ऑप्शन डी, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक एंड एनकरेज एम्बुलेशन। हम फ्लूइड इनटेक को मना कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मूव करने के लिए, एम्बुलेट करने के लिए कहेंगे। Select your answer and write down into the comment section. The right answer is option C. जब भी किसी क्लाइंट में इन्वेजिव कार्डियोवैस्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी या कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है तो जिस भी जगह से कैथेटर को इंसर्ट किया गया है हम उस पंक्चर साइट को लगातार असेस करते हैं कि वहाँ किसी प्रकार की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इसके अलावा इस पेशेंट से हमें कहना चाहिए कि जिस भी भुजा से कैथेटर को इंसर्ट किया गया है उस भुजा को आप कम से कम मूव करें ताकि वहाँ पर ब्लीडिंग होने की संभावना लगभग ख़त्म हो जाए। इसके अलावा इसी एक्सट्रीमिटी के डिस्टल पार्ट से आपको पल्स का असेसमेंट भी करते रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के फर्दर कॉम्प्लिकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, a client is admitted to intensive care unit with acute pulmonary edema. Which rapidly acting intravenous diuretic should the nurse anticipate will be prescribed? आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिसका डायग्नोसिस है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। इस पेशेंट को हम आईवी रूट से कौन सा डायूरेटिक मेडिसिन देंगे या डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, एंटिसिपेट करते हैं। ऑप्शन 1 फ्रूसेमाइड, ऑप्शन 2 क्लोरोथियाजिड, ऑप्शन 3 स्पाइरोनोलैक्टोन, ऑप्शन 4 एसिटाजोलेमाइड।
Important question. एक्यूट पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट में आईवी रूट से कौन सा डायूरेटिक दिया जा सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1. हम इस पेशेंट को लूप डायूरेटिक या फ्रूसेमाइड देंगे. फ्रूसेमाइड जो बाजार में लेसिक्स नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा. Furosemide acts on the loop of Henle by increasing the excretion of chloride and sodium. Furosemide जो डायूरेटिक मेडिसिन है, ये नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले पर काम करती है और वहाँ जाकर सोडियम और क्लोराइड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है. और हम सभी जानते हैं जैसे ही हमारे बॉडी से सोडियम बाहर जाने लगेगा, उसके साथ साथ वाटर लॉस, फ्लूइड लॉस भी देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एसीटाजोलेमाइड, जो कि डाइमॉक्स नाम से आता है. ये ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है. ग्लूकोमा एक आई डिजीज़ है जिसमें पेशेंट की आइज़ का फ्लूइड की वजह से प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है. सो आई प्रेशर को कम करने के लिए, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए एसीटाजोलेमाइड नाम की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए. दोनों ही ड्रग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चन नंबर 10. A dying person goes through all of the following stages except. अगर कोई क्लाइंट टर्मिनल इलनेस से सफरिंग है, उसकी डेथ होने वाली है, तो कुबलर रॉस की ग्रीफ थ्योरी के अनुसार वो कौन सी स्टेट से होकर नहीं गुजरता? ऑप्शन ए डिनाइल, ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी डिप्रेशन, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस. The right answer is option B. कुबलर रॉस ने 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ दी थी, जिसे याद रखने के लिए आप DABDA दाबदा इस मिनेमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहला डी है डिनाइल. जैसे ही क्लाइंट को पता चलता है कि उसकी डेथ होने वाली है, तो वो इस चीज़ को डिनाई करता है, वो इसे मानने से मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता. इसके बाद क्लाइंट को एंगर नामक स्टेज से होकर गुजरना होता है, जिसमें उसे खुद पर और सिचुएशंस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. इसके बाद वो बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है. वो गॉड से प्रे करता है कि आप मुझे ठीक कर दीजिए तो मैं रोज़ वर्शिपिंग करूँगा. इस तरह की स्टेज आती है. और इसके बाद पेशेंट को डिप्रेशन होने लगता है. पेशेंट अकेला फील करने लगता है, अकेला रहने लगता है, और फाइनली वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है. सो ये 5 स्टेजेस होती हैं जिससे डेथ के समय पर्सन को होकर गुजरना होता है. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following can cause mitral regurgitation? नीचे बताए ऑप्शंस में से किस कंडीशन की वजह से क्लाइंट में मिट्रल रीगर्गिटेशन हो सकता है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मिट्रल रीगर्गिटेशन आखिर है क्या. ये हमारे हार्ट है. हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं. इसमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है. अगर मान लीजिए किसी कंडीशन की वजह से ये वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाए, तो क्या होगा? इस वाल्व की क्लोजिंग प्रॉपर ना होने के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड
लेफ्ट एट्रियम की तरफ मूव करेगा, जो कि सही नहीं है। गौर कीजिएगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें इस प्रकार से वाल्व पाए जाते हैं। इन वाल्व का काम होता है कि ब्लड को यूनिडायरेक्शनल बनाए रखें, यानी इसे एक ही दिशा में बहने दें। अगर मान लीजिए किसी वजह से क्लाइंट में ये ब्लड का बैक फ्लो होने लगता है, ब्लड वापस उल्टी दिशा में बहने लगता है, तो ऐसा होते ही ये वाल्व तुरंत बंद हो जाते हैं और ब्लड के बैक फ्लो को रोक देते हैं। ये वाल्व का हमारी बॉडी में फंक्शन होता है। अब मान लीजिए किसी क्लाइंट, अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से किस कंडीशन की वजह से हार्ट में पाए जाने वाले मिट्रल वाल्व में प्रॉब्लम आ जाए कि ये प्रॉपरली बंद ना हो पाए और ब्लड का बैक फ्लो होने लगे। ऑप्शन ए ट्यूमर की वजह से हो सकता है, ऑप्शन बी बैक्टीरियल वेजिटेशन की वजह से हो सकता है, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। मिट्रल रिगर्गिटेशन का कारण आपको सेलेक्ट करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बैक्टीरियल वेजिटेशन के कारण मिट्रल रिगर्गिटेशन हो सकता है। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। अ बैकफ्लो ऑफ ब्लड from the left ventricle into the left atrium resulting from imperfect closure called regurgitation। हार्ट वाल्व के परफेक्टली क्लोज ना हो पाने के कारण हार्ट का ब्लड का बैक फ्लो मिट्रल रिगर्गिटेशन कहलाता है। मिट्रल रिगर्गिटेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कारण हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक मार्फन डिजीज की वजह से ये हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से ये हो सकता है, इस्चेमिक डैमेज ऑफ वाल्व के कारण हो सकता है, रूमेटिक वल्वाइटिस की वजह से हो सकता है। इन सभी इम्पॉर्टेंट कारणों की वजह से जो क्लाइंट में आपको मिट्रल रिगर्गिटेशन वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। यहाँ ऑप्शन में जो बैक्टीरियल वेजिटेशन नाम की टर्म दी गई है, इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है? बैक्टीरियल वेजिटेशन का मतलब होता है हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाना। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में बैक्टीरिया की ग्रोथ होना बैक्टीरियल वेजिटेशन कहलाती है। और अगर इस बैक्टीरिया की ग्रोथ वाल्व वाले एरिया पर हो जाए तो ये कंडीशन मिट्रल रिगर्गिटेशन का कारण बन जाती है। बैक्टीरियल वेजिटेशन हमारे बॉडी के जिस भी जगह पर होता है वो जगह दिखने में बहुत ही लग्जूरियस अपीयरेंस देती है। मॉर्बिड लग्जूरियस आउटवर्ड ग्रोथ बाय द बैक्टीरिया ऑन एनी बॉडी पार्ट कॉल्ड बैक्टीरियल वेजिटेशन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। When communicating with a paranoid client, the main principle is to, जब भी हम किसी पैरानॉइड कंडीशन से सफरिंग पेशेंट से बात करते हैं तो हमें किस प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए एक्सप्रेस डाउट एंड डू नॉट आर्ग्यू, ऑप्शन बी यूज लॉजिक and be persistent, option C provide an anxiety free environment, option D encourage ventilation of anger। पैरानॉइड क्लाइंट से बात करते समय हमें किस सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। पैरानॉइड पेशेंट से बात करते समय हमेशा हमें जो एनवायरनमेंट है उसे एंजाइटी फ्री रखना चाहिए। क्लाइंट को किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट कॉज करना चाहिए। हम जानते हैं कि पैरानॉइड कंडीशन से सफरिंग पेशेंट हमेशा ये बिलीव करके चलता है कि उसके आसपास कोई है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे मारना चाहता है।
सो ऐसे क्लाइंट से बात करते समय हमेशा उसे ये विश्वास दिलाना चाहिए कि उसके आसपास किसी भी प्रकार का डेंजर या एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशंस ना हो, ताकि आपका कम्युनिकेशन इस क्लाइंट से बेहतर हो सके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्लाइंट में हीमोथोरेक्स नाम की कंडीशन डायग्नोस्ड होती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो चेस्ट ट्यूब आप इंसर्ट करेंगे वो किस साइट पर इंसर्ट करेंगे। आपको चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट बतानी है फॉर द हीमोथोरेक्स। द राइट आंसर इज 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस। याद रखिएगा, अगर क्लाइंट को हीमोथोरेक्स कंडीशन है तो 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस में हम चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी क्लाइंट में न्यूमोथोरेक्स कंडीशन है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए चेस्ट ट्यूब किस जगह पर, किस साइट पर इंसर्ट की जाएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हीमोथोरेक्स कंडीशन थी, अब न्यूमोथोरेक्स कंडीशन है। दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंस है इसे भी हम क्लियर करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2-3 इंटरकोस्टल स्पेस। यहां पर हम दूसरे और तीसरे इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। गौर कीजिएगा, सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि हीमोथोरेक्स कंडीशन क्या है। हमारा जो लंग है इसको कवर करती है चेस्ट वॉल, ठीक है। हमारे लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसे हम प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी कहते हैं। अगर इस कैविटी के अंदर ब्लड का एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये कंडीशन हीमोथोरेक्स कहलाती है, और अगर इस कैविटी के अंदर एयर का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये कंडीशन न्यूमोथोरेक्स कहलाती है। अब इस एबनॉर्मली एक्यूमुलेटेड ब्लड या एयर को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो इसमें आपको चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ेगी, एक पाइप इंसर्ट करना पड़ेगा, जो कि अगर ऊपर वाले एरिया में इंसर्ट करेंगे तो एयर को विड्रॉ करवा देगा, और अगर लोअर सेगमेंट में करेंगे तो ये ब्लड को बाहर निकलवा देगा। गौर कीजिएगा, हम जानते हैं कि जो एयर होती है वो हल्की होती है, ऊपर रहना पसंद करती है। तो अगर न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है तो हम जो इंसर्शन है 2 to 3 इंटरकोस्टल स्पेस पे करेंगे ताकि एयर बाहर निकल सके, और अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन है जो कि लंग्स के लोअर पार्ट में मोस्टली इकट्ठा हुआ रहेगा, तो इसको निकालने के लिए चेस्ट ट्यूब को लंग्स के नीचे वाले एरिया यानी 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, हीमोथोरेक्स के लिए चेस्ट ट्यूब को हम 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में एडमिनिस्टर करेंगे, और न्यूमोथोरेक्स कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए चेस्ट ट्यूब को हम 2nd 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में एडमिनिस्टर करेंगे। इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब होता है दो रिब्स के बीच का स्थान, यानी एक ये आपकी रिब है, ये दूसरी रिब है, इनके बीच का जो ये एरिया है इसे ही हम इंटरकोस्टल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं दूसरी और तीसरी पसली के बीच हम चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। इस तरह से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द नर्स शुड असेस अ पेशेंट हु इज इन अ मैनिक एपिसोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। अगर किसी पेशेंट को मैनिक एपिसोड आ रहे हैं तो इस सिचुएशन में उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी फ्लाइट ऑफ आइडियाज,
ऑप्शन सी फ्लैट अफेक्ट, ऑप्शन डी हाइपरसोमनिया। मैनिक एपिसोड में कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हम सभी जानते हैं मैनिक एपिसोड के अंदर पेशेंट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो एक जगह पर बैठ नहीं सकता, पागलों की तरह इधर उधर एक्टिविटी करता रहता है और उसके थॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, अलग अलग विचार उसके दिमाग में बहुत तेज़ी से आते रहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि मैनिक एपिसोड में फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ वाली फाइंडिंग देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इसके अलावा आपसे यदि पूछ लिया जाए कि मेनिया का क्लासिक ट्राइड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो आप बताएंगे इलेटेड एंड अनस्टेबल मूड, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ थॉट, इंक्रीज मोटार एक्टिविटी। मेनिया वाले पेशेंट में जो मूड होगा वो अनस्टेबल रहेगा, उसके विचार बहुत तेजी से बदलते रहेंगे और वो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ये सभी फाइंडिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A patient is on oral anticoagulant warfarin for treatment of pulmonary embolism. You will monitor the adequacy of anticoagulant by। एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है और इसे ओरल एंटीकोगुलेंट यानी वॉरफेरिन दिया जा रहा है। वॉरफेरिन को आप काउमेदिन के नाम से भी जानते हैं। इस वॉरफेरिन की इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे आप? ऑप्शन ए मॉडिफाइड आईवीवाई टेस्ट, ऑप्शन बी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसे आप एपीटीटी कहेंगे, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, ऑप्शन डी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इन चारों में से कौन सा टेस्ट करवाएंगे जब पेशेंट को वॉरफेरिन दिया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी पेशेंट ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी यानी वॉरफेरिन पर होता है तो इस पेशेंट में पीटीआईएनआर या आईएनआर टेस्ट करवाया जाता है। आईएनआर टेस्ट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इसके अलावा याद रखिएगा, जब भी पेशेंट को हम हिपेरिन दे रहे होते हैं तो इस सिचुएशन में पेशेंट का एपीटीटी लेवल चेक करवाया जाता है। एपीटीटी का मतलब है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। हेपेरिन का एंटीडोट भी अक्सर पूछा जाता है जो कि प्रोटामीन सल्फेट होता है और वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में विटामिन के दिया जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, fetal heart rate can be ausculted with fetoscope as early as। किसी भी फीटस की हार्ट रेट को आप फीटोस्कोप की मदद से किस एज पर सुन सकते हैं? 15 वीक की प्रेगनेंसी पर, 30 वीक की प्रेगनेंसी पर, 28 वीक की प्रेगनेंसी पर या फिर 20 वीक की प्रेगनेंसी पर? Fetal heart rate can be ausculted by the fetoscope as option D is correct, 20 weeks gestation। याद रखिएगा, फीटोस्कोप की मदद से हम फीटल हार्ट रेट 20 वीक्स के गेस्टेशन पर सुन सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next, in a primigravida, the cervical dilation occurs at maximum rate of। primigravida मदर में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट मदर के अंदर सर्विक्स का डायलेशन किस मैक्सिमम रेट से होता है?
1 centimeter per hour, 2 centimeter per hour, 5 centimeters per hour, 4 centimeters per hour. Maximum cervical dilation rate in primigravida. Option A is correct. 1 centimeter per hour is the correct answer. In primigravida, during latent phase, average rate of cervix dilation is 0.35 centimeters per hour and in active phase 1 centimeter per hour. लेबर के फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में जो सर्विक्स के डायलेशन की मैक्सिमम रेट है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर तक हो सकती है इन अ प्रीमीग्रेविडा. इसके अलावा लेबर की फर्स्ट स्टेज की लेटेंट फेज के अंदर 0.35 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से सर्विक्स का डायलेशन हो सकता है. तो अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर पर आवर. और याद रखिएगा लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है, वहां से लेबर की फर्स्ट स्टेज शुरू होती है और सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेट होने तक लेबर की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है. Question number 20. A multigravida client is an active labor with twins at 38 weeks gestation. The nurse would monitor the client closely for the symptoms of which of the following? एक 38 वीक्स की प्रेग्नेंट वुमेन जिसमें ट्विंस प्रेगनेंसी है और एक्टिव लेबर स्टेज में है, तो इस क्लाइंट में हमें किस सिम्टम को आइडेंटिफाई करना है, मॉनिटर करना है? ऑप्शन ए pregnancy induced hypertension, option B urinary tract infection, option C chorioamnionitis, option D precipitous delivery. The right answer is option D precipitous delivery. Option D is correct here. Question number 21. Arterial blood gas level of patient shows pH 7.25, PaCO2 37 mmHg, PaO2 92, HCO3 18. These laboratory values indicate. आपको यहाँ पर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है, इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हुए बताना है. इस चीज के डिटर्मिनेशन के लिए हम कुछ बेसिक वैल्यूज को ध्यान में रखेंगे. जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मल ब्लड पीएच हमारी 7.35 से 7.45 के बीच होती है. नॉर्मल PaCO2 की यदि बात की जाए तो वो 35 से 45 के बीच होता है और यदि HCO3 की बात की जाए तो वो 21 से 26 के बीच होता है. अब इन वैल्यूज़ को दी गई वैल्यूज़ से कंपेयर करते हुए आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. यहाँ पर पीएच बताई गई है 7.25 जो कि नॉर्मल पीएच से थोड़ी कम है, यानी इसका मतलब है कि एसिडोसिस कंडीशन होगी. इस पीएच के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एल्केलोसिस कंडीशन नहीं है, कंडीशन तो एसिडोसिस ही होगी. इस प्रकार से हम ऑप्शन बी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं. अब हम देखते हैं कि जो PaCO2 का लेवल है वो 37 दिया गया है जो कि नॉर्मल है. तो यहाँ पर PaCO2 का लेवल नॉर्मल है. अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की जो कि 92 दिया गया है जो कि नॉर्मल है. अब HCO3 यानी बाइकार्बोनेट इसका लेवल 18 है जो कि नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर यदि हम करेंगे तो देखते हैं कि काफ़ी कम है. नॉर्मल बाइकार्बोनेट का लेवल 21 से 26 के बीच होना चाहिए जबकि यहाँ पर ये काफ़ी कम है. तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं
कि पीएच भी कम हो रहा है और जो बाइकार्बोनेट है वो भी कम हो रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में होने वाली जो कंडीशन है वो मेटाबॉलिक होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है उसमें पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है ऑपोजिट रहती है। अगर पीएच कम हो रहा है तो CO2 की वैल्यू बढ़ेगी और अगर पीएच बढ़ रहा है तो CO2 की वैल्यू घटेगी। इस तरह से आप रेस्पिरेटरी कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यदि मेटाबॉलिक कंडीशन को आइडेंटिफाई करना होता है तो उसमें हमेशा याद रखिएगा पीएच की वैल्यू और बाइकार्बोनेट की वैल्यू हमेशा एक साथ रहती हैं। अगर पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा और पीएच घटेगा तो बाइकार्बोनेट भी घटेगा। अगर ये सिमिलर वैल्यूज चेंजेस हैं तो हम कह सकते हैं कंडीशन मेटाबॉलिक होगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। पीएच भी कम और बाइकार्बोनेट आयन भी कम। सो ऑप्शन ए करेक्ट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient on furosemide therapy complaining of muscle weakness, which among the following laboratory value the nurse need to assess first? एक पेशेंट जिसे फ्रूसेमाइड डाइयूरेटिक दिया जा रहा है और अब ये पेशेंट मसल वीकनेस की कंप्लेन करता है, तो इस सिचुएशन में कौन सा असेसमेंट प्रायोरिटी से किया जाना चाहिए? सीरम ग्लूकोज लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल, सीरम एल्ब्यूमिन लेवल या फिर सीरम सोडियम लेवल? किसका असेसमेंट इस सिचुएशन में करवाना सबसे ज़्यादा सटीक माना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर पोटेशियम का असेसमेंट जरूरी हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है तो मसल वीकनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो इसके लेवल का असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिएगा, नॉर्मल पोटेशियम का लेवल 3.5 से 5.1 MEQ/L होता है। Question number 26. The last menstrual period of pregnant lady started on 20th February 2021. Her expected date of delivery would be. किसी लेडी की LMP जो है वो 20 फरवरी 2021 है। इसमें आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम LMP में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट में 9 मंथ्स प्लस 7 डेज को ऐड करते हैं। LMP में 9 मंथ्स और 7 डेज को ऐड करके जो डेट आती है उस डेट को एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के रूप में जाना जाता है, यानी बच्चे के जन्म लेने की तारीख मानी जाती है। यहाँ पर जो LMP है वो 20 फरवरी दी गई है और इसमें हम जब 9 मंथ्स को ऐड करेंगे, 7 डेज को ऐड करेंगे, तो जो आंसर है वो आएगा 27 नवंबर। 27 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन आर। डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल। ऑप्शन बी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन बुकलेट। ऑप्शन सी सर्वे, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ऑप्शन डी क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। इन चारों में से कौन सा टूल डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, इन तीनों के द्वारा हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चनर,
interview schedule, observation checklist. Question number 29. Exophthalmos of the eyes is characteristic sign of. एक्सोप्थैलमस ऑफ आई किस डिजीज में देखे जाने वाला इंपॉर्टेंट साइन है? ऑप्शन ए माइक्सिडिमा, ऑप्शन बी क्रिटिनिज्म, ऑप्शन सी ग्रेव्स डिजीज, ऑप्शन डी कशिंग डिजीज. एक्सोप्थैलमस का सिंपली यदि मीनिंग आप जानना चाहें तो इस कंडीशन में पर्सन की आई बॉल्स बहुत ही ज्यादा बल्जिंग बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती हैं. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. इट इज सीन इन ग्रेव्स डिजीज. ग्रेव्स डिजीज में पेशेंट की आईज बाहर की तरफ निकली हुई उभरी हुई दिखाई देती हैं. यही कंडीशन एक्सोप्थैलमोस के नाम से जानी जाती है. क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following comments, if made by the patient who has major depression, would indicate increased risk of suicide? एक मेजर डिप्रेशन का पेशेंट नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट दे जिसके बिहाफ पर आप ये पता लगा पाएंगे कि इस पेशेंट में सुसाइड करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है? ऑप्शन ए, I miss my family, especially my children. Option B, I think I will lie down, I feel like sleepy. Option C, I won't be a problem much longer. Option D, I think the doctor should give me more medicines. इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट क्लाइंट के इंक्रीज सुसाइडल रिस्क को बताता है? The right answer is option C. I won't be a problem much longer. अब मैं दूसरों के लिए समस्या नहीं रहूँगा. अगर क्लाइंट ये बोलता है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए. हो सकता है वो सुसाइड की प्लानिंग कर रहा हो. ऑप्शन सी करेक्ट. फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. और पहली बार आप अगर इस चैनल पर आए हैं तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस रेगुलरली इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं. थैंक यू सो मच. Next question. To provide Fowler's position, the head end of the client should be elevated for. अगर किसी क्लाइंट को आपको Fowler's पोजीशन में मेंटेन करना है तो इसके लिए क्लाइंट का जो हेड पार्ट है उसे कितनी डिग्री एंगल पर एलिवेट करेंगे, ऊपर उठाएंगे? 15 डिग्री पर, 35 डिग्री पर, 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर? फॉवलर्स पोजीशन में कितना डिग्री एंगल दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. याद रखिएगा, फॉवलर्स पोजीशन देने के लिए क्लाइंट का जो हेड एंड है वो अराउंड 45 डिग्री पर एलिवेट किया जाता है. दिस इज द फॉवलर्स पोजीशन. ऑप्शन सी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following technique is appropriate for wound dressing? अगर किसी क्लाइंट के घाव पर आपको ड्रेसिंग करनी है तो ड्रेसिंग करते समय आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए मेडिकल असेप्सिस, ऑप्शन बी सर्जिकल असेप्सिस, ऑप्शन सी सेप्टिक टेक्निक, ऑप्शन डी मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस. वुंड ड्रेसिंग पर, घाव पर पट्टी करने के लिए कौन सी टेक्निक एप्रोप्रिएट रहेगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. इस सिचुएशन में हम सर्जिकल असेप्सिस का इस्तेमाल करेंगे. सर्जिकल असेप्सिस ऐसी कंडीशन होती है
जिसमें किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस इस पर्टिकुलर साइट पर नहीं अवेलेबल होगा। मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक में जनरली इस चीज पर फोकस किया जाता है कि ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं उन्हें उस सरफेस से हटा दिया जाए, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस में किसी भी प्रकार का यानी हार्मफुल या नॉन हार्मफुल सब्सटेंस साइट पर नहीं मिलेगा आपको। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Question number 33. The nurse is performing an assessment of elderly client with total hip repair. एक elderly client में total hip repair किया गया है. Based on assessment, the nurse decide to medicate the client with analgesic. असेसमेंट के बाद नर्स डिसाइड करती है कि इस क्लाइंट को एनाल्जेसिक्स देने की ज़रूरत है. Which finding most likely prompted the nurse to decide administer the analgesics? इन चारों फाइंडिंग्स में से आपको उस फाइंडिंग को सेलेक्ट करना है जिसके बिहाफ पर नर्स ने ये डिसाइड किया कि इस ओल्ड पर्सन को एनाल्जेसिक्स की आवश्यकता है. ऑप्शन ए, द क्लाइंट ब्लड प्रेशर 130/86. ऑप्शन बी, द क्लाइंट इज अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट. Option C, the client pupils are dilated. Option D, the client grimaces during the care. The right answer is option D. गौर कीजिएगा, ये ओल्ड अडल्ट पर्सन जिसमें हिप रिपेयर किया गया है, इसमें यदि ग्रीमेंस दिखाई दे केयर के दौरान तो हम उसे एनाल्जेसिक्स देंगे. ग्रीमेंस का मतलब एग्जैक्टली क्या है? किसी के चेहरे पर यदि दर्द दुख के भाव हैं तो उसे देखकर निर्णय लेना. आप जब क्लाइंट की केयर कर रहे थे तो उस एरिया को जब आप केयर कर रहे थे तो क्लाइंट को उस जगह दर्द हो रहा था, उसके चेहरे को देखकर आपने ये अंदाज़ा लगाया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ग्रिमेंस को देख के ये अंदाज़ा लगाया और इस बिहाफ पर आप इसे एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं. इसके अलावा बाकी सभी फाइंडिंग्स ये डिसाइड नहीं करती कि क्लाइंट को एनाल्जेसिक्स की आवश्यकता है. फेशियल ग्रिमेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ पेन. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Question number 34. While caring for manic patient, the nurse should keep the unit. अगर आप किसी मेनिया के पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो यूनिट को आपको किस प्रकार से रखना चाहिए? ऑप्शन ए, एक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग. ऑप्शन बी, चीयरफुल बट नॉट टू स्टिमुलेटिंग. ऑप्शन सी, वेरी परमिसिव एंड स्ट्रेस फ्री. ऑप्शन डी, एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग. मेनिया पेशेंट के लिए हॉस्पिटल के वार्ड या यूनिट को आप किस प्रकार से रखना उचित समझेंगे? ऑप्शन बी इज करेक्ट. मेनिया के पेशेंट ऑलरेडी एक्साइटिंग स्टेज में रहते हैं, इसलिए हम यूनिट को चीयरफुल रखेंगे, खुशनुमा रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग नहीं रखेंगे, अदरवाइज क्लाइंट में मेनिया एपिसोड की सीवियरिटी बढ़ सकती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वी विल कीप द यूनिट चीयरफुल लेकिन नॉट टू मच स्टिमुलेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. When vomiting is uncontrolled in an infant, the nurse observe for the sign of. अगर किसी 1 साल से कम उम्र के बच्चे में लगातार वोमिटिंग हो रही है तो इसमें आप कौन से साइन को चेक करेंगे? टिटेनी, एसिडोसिस, एल्केलोसिस, हाइपर एक्टिविटी. अनकंट्रोल्ड वोमिटिंग होने पर the right answer is option C.
गौर कीजिएगा, अगर किसी क्लाइंट में किसी बच्चे में लगातार वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग की वजह से इस बच्चे के स्टमक में मौजूद जितना भी एसिड कंटेंट है, H+ आयन है, वो वॉमिटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब बॉडी से यदि एसिड बाहर निकल गया तो बचने वाला मीडियम जो है, मेथड जो है, वो क्या होगा? वो बेस सिचुएशन होगी, एल्किलोसिस कंडीशन होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 36, the most critical factor in immediate care of an infant after repair of cleft lip would be। किसी बच्चे में आपने क्लेफ्ट लिप सर्जरी परफॉर्म की, इस क्लेफ्ट लिप सर्जरी के बाद इमीडिएट केयर क्या दी जाती है? ऑप्शन ए, प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग, मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट एयरवे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंट्रल फ्लूइड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस द ओरल सिक्रेशंस। क्लेफ्ट लिप रिपेयर के बाद इमीडिएट केयर क्या देंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पर पेटेंट एयरवे को मेंटेन करना प्रायोरिटी रहेगा। बेसिक है, जब भी प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन में आपको एयरवे या इससे संबंधित कोई ऑप्शन दिखे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही आंसर सही होता है, बिकॉज रेस्पिरेशन से ज़्यादा जरूरी किसी भी जगह कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा बाइकार्बोनेट जो मेडिसिन है इसका क्या इस्तेमाल होता है? इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर नहीं, ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। सोडा बाइकार्बोनेट इमरजेंसी में कई बार यूज़ की जाने वाली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आइए जान लें एग्जैक्टली सोडा बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। अगर किसी पर्सन की बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी कंडीशन बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, बॉडी पीएच को मेंटेन करने के लिए सोडा बाइकार्बोनेट दिया जाता है। सोडा बाइकार्बोनेट हाइपरकैलेमिया कंडीशन में भी यूजफुल है। बढ़े हुए पोटेशियम लेवल में भी इसे दिया जा सकता है। Question number 38, a client had colon resection and formation of colostomy 2 days ago. What color does the nurse expect the stoma to be when assessing its viability? 2 दिन पहले क्लाइंट में कोलोस्टोमी बनाई गई है। इस पेशेंट की कोलोस्टोमी का क्या कलर नॉर्मल माना जाएगा? पिंक, ग्रे, ब्रिक रेड या डार्क पर्पल? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। यहाँ पर 2 दिन पहले ही कोलोस्टोमी बनाई गया है, तो यहाँ पर यदि ब्रिक रेड कलर का स्टोमा दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि इस जगह पर जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर हो रही है और यही नॉर्मल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द प्लेसेंटा इज नॉर्मली अटैच्ड टू। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मली कहाँ पर अटैच होता है? ऑप्शन ए, अपर पार्ट ऑफ फंडस ऑफ यूट्रस, यूट्रस के फंडस के अपर पार्ट में। ऑप्शन बी, यूट्रस के फंडस के लोअर पार्ट में। ऑप्शन सी, यूट्रस बॉडी के अपर पार्ट में। ऑप्शन डी, यूट्रस की बॉडी पार्ट के लोअर पार्ट में। बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो बॉडी पार्ट है उसके अपर पार्ट में प्लेसेंटा नॉर्मली अटैच्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ड्रग ऑफ चॉइस इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर किसी पर्सन में, क्लाइंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आप क्या इस्तेमाल करेंगे?
The right answer is सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जिसे आप नॉर्मली वियाग्रा के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल एक्ट के दौरान अगर पेनिस का इरेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो पाता, तो ये कंडीशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाती है और इसके ट्रीटमेंट के लिए वियाग्रा या सिल्डेनाफिल सिट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, which of the following condition in pregnancy most likely can cause abruption of placenta? प्रेगनेंसी में एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ऑप्शन ए हार्ट डिजीज, ऑप्शन बी क्रॉनिक हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी ड्रग एडिक्शन, ऑप्शन डी हाइपरथायरॉयडिज्म। The right answer is option B, chronic hypertension. आइए जान लेते हैं कि एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का क्या मीनिंग होता है। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा या एब्रप्टियो प्लेसेंटा, इन दोनों ही नाम से इस कंडीशन को जाना जाता है। इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस की नॉर्मल साइट पर इम्प्लांट होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस जैसे कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन की वजह से ये अपनी इम्प्लांटेशन साइट से समय से पहले ही हट जाता है। अपनी इम्प्लांटेशन साइट से हाइपरटेंशन के कारण प्लेसेंटा का उखड़ जाना, उधड़ जाना, हट जाना, डिटैच हो जाना एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा कहलाता है। और इस कंडीशन में इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग आपको ये देखने को मिलेगी कि वुमेन को पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा के केस में पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। सो इस प्रकार से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।